नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के मॉडल पेपर से इसको आप प्रश्न पत्र भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें से लगभग आपके 40% क्वेश्चन सेम छपने वाले हैं बोर्ड के पेपर में। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसका संपूर्ण हल आज की इस वीडियो में करवाया जाएगा। ये राजस्थान सरकार द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी की गई थी, उसके साथ में 2 मॉडल पेपर दिए गए थे, जिसका आज प्रथम मॉडल पेपर हम हाजिर हुए हैं। ये जिसमें वहाँ पर आपको हल बताया नहीं गया था, लेकिन इसमें आपको पूरा हल बताया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय इतिहास है, कक्षा 12वीं है। सबसे पहले आपके खंड आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है दिए गए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरावस्तु है, यानी कि सबसे प्राचीन वस्तु कौन सी है, पुरावस्तु कौन सी है? सड़क, मर्द भांड, मुहर या आभूषण। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरावस्तु है वो है मर्द भांड, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बर्नियर, इब्न बतूता, अल बरूनी या अबुल फजल। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक है, उसके लेखक है वो बर्नियर हैं, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं व्यापार प्रतिष्ठा थी घोड़ों के कारण, मसालों के कारण, रत्नों के कारण या सभी के कारण। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। मैं प्रत्येक मॉडल पेपर में आपको एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जब फिर आप इसका आंसर दे देंगे तो मैं फिर कमेंट में पिन करके इसका सही आंसर बता दूंगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या के एम मुंशी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956। यहाँ पर आपको सबसे पहले सवाल देखना है कि सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है कब अस्तित्व में आया है, आपको अस्तित्व में बताना है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन अस्तित्व में लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 का हुआ था। तो यहाँ पर आपके आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है कि अवध में सहायक संधि कब लागू हुई थी? 1801 ईस्वी में, 1805 में, 1810 में या 1815 में। तो अवध में सहायक संधि थी वो 1801 ईस्वी में लागू हुई थी, जिसमें आपकी ऑप्शन आ राइट होगा। अगला है मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, सुवर्णगिरी या उज्जैनी। तो मौर्य साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था वो पाटलिपुत्र था, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने प्रकार की स्वीकृति दी गई है? 4, 2, 8 या 10। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 प्रकारों की स्वीकृति दी गई, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला सवाल है कि किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासन देखा था? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन चिश्ती या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो निजामुद्दीन चिश्ती संत थे, उसने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन ये किसी के दरबार में नहीं गए थे। आपके यहाँ पर ऑप्शन स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, मुगल काल में रैयत का प्रयोग किसके लिए किया गया था? आपको बताना है रैयत का प्रयोग, रैयत शब्द किसके लिए यूज होता था? श्रमिक के लिए, किसान के लिए, सैनिक के लिए, जमींदार के लिए। तो रैयत शब्द था वो किसान के लिए यूज होता था, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूचना पट के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? सूचना पट के अवशेष आपको बताने हैं धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सूचना पट के अवशेष थे वो धौलावीरा से मिले, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, भारतीय इतिहास में प्रियदर्शी देवाना प्रिय की उपाधि से कौन सा राजा प्रसिद्ध हुए थे? चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्कंदगुप्त या अशोक। तो इसमें आपके राइट ऑप्शन होगा अशोक, जिसको देवाना प्रिय या प्रियदर्शी नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद अगला है अति लोकतात्मक सवाल आपके आने वाले हैं, जो एक एक नंबर के सभी सवाल हैं। इसको आप देख सकते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 से लेकर 29 तक हैं। इसमें आपके सरल स्थान भी आ सकती है या उसकी जगह सीधे अति लोकतात्मक सवाल भी आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की कुल कितनी संख्या थी? तो हड़प्पाई लिपि में कुल चिन्हों की संख्या थी वो 66 मानी जाती है, कि मूल चिन्ह 66 थे। तो यहाँ पर आपके 66 आएगा। इसके बाद अगला है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने और किस शासक के शासनकाल में करवाया था? तो सुदर्शन झील था, उसका निर्माण चंद्रगुप्त के शासन में करवाया था। और किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने कराया था। तो यहाँ पर आपके चंद्रगुप्त के शासनकाल में पुष्यगुप्त आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? तो सातवान वंश के शासक थे, वो अपने नाम से पहले माताओं का नाम लिखते थे। तो यहाँ पर आपके सातवान आएगा। इसके बाद अगला है कि कुल एवं जाति में क्या अंतर है? आपको कुल और जाति में अंतर बताना है। कुल एक परिवार के वंशजों का समूह होता है, लेकिन जाति एक बड़ा समूह होता है, जो कि अपने किसी धंधे के अनुसार भी जाति का समूह बन जाता है, अन्य किसी आधार पर भी जाति का समूह बन जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इसके बाद है
सूफी संत कौन थे? तो सूफीवाद का जो पालन करते थे, सूफी मत का जो पालन करते थे, वो सूफी संत कहलाए थे। नयनार व अलवार कौन थे? आपको नयनार एवं अलवार के बारे में बताना है। तो नयनार शिव को मानने वाले थे, यानी कि शिव भगत थे, और अलवार थे वो विष्णु भगत थे, वो विष्णु को मानते थे। तो नयनार के आगे आपको शिव के पुजारी लिखने, यानी कि शिव भगत लिखने, शिव मत को मानने वाले थे, और जो अलवार थे वो विष्णु मत यानी वैष्णव मत को मानने वाले थे। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू सुल्ताना की विरुद्ध क्यों धारण करते थे, यानी हिंदू सुल्ताना की उपाधि क्यों धारण करते थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो अपने को भगवान विरूपाक्ष का रूप मानते थे, यानी विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, इसलिए वो हिंदू सुल्ताना की उपाधि धारण करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना को माना जाता है। यहाँ पर आपके आएगा प्रस्तावना या उद्देशिका, दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी? तो राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग थी वो भीमराव अम्बेडकर ने की थी। यहाँ पर आप भीमराव अम्बेडकर या BR अम्बेडकर लिख सकते हैं। अगला सवाल है भारत संविधान निर्माण का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा। इसके बाद अगला है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आपके पुस्तक अनुसार यहाँ पर आपके रविंद्रनाथ टैगोर भी होगा, कहीं कहीं यहाँ पर अलग भी ऑप्शन आता है, लेकिन आपके पुस्तक अनुसार यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ही होगा। इसके बाद अगला है कि ताराबाद क्या था? तो यहाँ पर आपको ताराबाद बताना है, ताराबाद क्या था? दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, उसको ही ताराबाद कहा जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद पुस्तक की विषय वस्तु बतानी है। जो किताबुल हिंद है वो अल बिरूनी ने लिखी थी, उसकी विषय वस्तु क्या है? तो उसकी विषय वस्तु थी धर्म, दर्शन, खगोल, इसके अलावा और भी कई विषय थे जिसको आपको अपनी पाठ्य पुस्तक मिल जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। यहाँ पर आप BN राव लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो VS सुक्तांकर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर आपके VS सुक्तांकर आएगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो सरतुगई यहाँ कहीं कहीं पर सरतुगई भी आता है, तो सरतुगई से हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले, तो यहाँ पर आपके सरतुगई आएगा। इसके बाद अगला है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई थी? तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी वो 12 मार्च से शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी, साबरमती से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपके 12 मार्च 1930 आएगा। इसके बाद अगले सवाल है कि लघुत्रात्मक सवाल है जिसमें आपके 3 नंबर वाले सवाल होने वाले हैं। अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करना है। पहले आपके 2 नंबर वाले सवाल हैं जिसमें अशोक के मुख्य धम्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो ये बड़े सवाल हैं, इसका आंसर मैं यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और आपकी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके आंसर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से आराम से ढूंढ कर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। वो छोटे सवाल थे, उसके आंसर मिलना थोड़ा कठिन था, इसलिए मैंने इसका आंसर आपको पूरा हल करवा दिए थे और इसके आंसर आप आराम से, यदि आपके पास नोट्स बनाए तो उसमें से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सभी सवाल देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें ज़्यादा उसको मैं निशान लगा दूंगा क्योंकि इसमें से लगभग 40% क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ पर अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके साथ ही जैन धर्म व बौद्ध धर्म में क्या क्या विभिन्नताएं थी संशय में लिखना, ये इतना खास नहीं है। पंच महाव्रत क्या थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके साथ अगला है कि इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देखकर क्यों चकित हुआ है, समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपको याद करना ही होगा। इसके बाद अगला है कि अल्बर्नी द्वारा वर्णित भारत की जाति वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाल दिया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके साथ ही अगला 35वां सवाल है कि त्रिपिटकों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तीनों सवालों को आपको याद करना होगा क्योंकि ये परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, विजयनगर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था, स्पष्ट करना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सूर्यास्त विधि और सूर्यास्त कानून क्या था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। के साथ ही स्तंभधारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त को परिभाषित करना, ये दोनों को भी आपको याद करना होगा क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ही दिए गए हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है उसको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगला सवाल है, धर्मसूचना तथा धर्मशास्त्रों के 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका के संबंधित नियम को बताना होगा। इसके बाद दीर्घोत्तरात्मक सवाल आने वाले हैं जो आपके 3 नंबर के होने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। इसके बाद है, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, लॉर्ड डलहौजी के अवध के बारे में उक्त कथन का संक्षिप्त में परीक्षण करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसको आप याद कर लीजिए। 1857 की क्रांति को भड़काने में धार्मिक कारणों को उल्लेख करना, सूफी आंदोलन एवं भक्ति आंदोलन की विचारधाराओं में क्या क्या समानताएं थी,
स्पष्ट करना। इसके बाद निम्नात्मक सवाल हैं जिसमें है कि महात्मा गांधी राजनीतिक कुशल व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक समाज सुधारक एवं आर्थिक सुधारक भी थे, स्पष्ट करना है। और इसके बाद अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है। तो ये नगर नियोजन वाला सवाल आपको याद करना होगा, ये परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद में आपके भारत के मानचित्र से संबंधित सवाल हैं, तो यहाँ पर आप मानचित्र के संबंधित सवाल देख सकते हैं जिसमें आपको कई सवाल दिए गए हैं, इसको आपको मानचित्र में भरना होगा। तो इसको ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसके साथ ही इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट मानचित्रों के बारे में भी वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको भी आप जरूर देखिए। और कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।